मेरे प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 से बोर्ड परीक्षा से इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा में कई बार आया है। और ये भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। ये आप लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ। और इससे ज़्यादा आप समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएं जो आपकी परीक्षा में अवश्य आ जाए। आइए, ये आपका जो एक गीत है जयशंकर प्रसाद जी का है, जो लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। क्या रुक गया? लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। क्लियर दिखाई देता है बच्चों आपको? अब आ जाइए, इस गीत को थोड़ा सा स्वर वाचन कर लिया जाए और इसके बाद में देखा जाए। वीति विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट सनागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल टोल रहा, खग कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। ये गीत के माध्यम से ये छायावाद के यानी जयशंकर प्रसाद जी जो इस गीत को लिखे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैं बताना चाहूँगा कि इसका अर्थ देख लें और हमें परीक्षा में कैसे लिखना है, जिससे आपका अंक अधिक से अधिक आए परीक्षा में। देखिए, सबसे पहले ये संदर्भ लिखने को आता है। इसके नीचे 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर 2 नंबर का होता है, यानी 5 × 2 = 10 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट। और इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ करके और लिख देना है, और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। पहला प्रश्न आ गया कि पहला प्रश्न लिखिए कि संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि किस पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है। तो आप लोग जानते हैं ये गीत नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचनाकार ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो आपके छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। ये छायावाद के यानी स्तंभ मान लीजिए, छायावाद में वैसे 4 स्तंभ है, मुख्य महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत महादेवी वर्मा, जिसमें ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इस गीत को जागरण के रूप में इस गीत को लिखा है। सबसे पहले है बीती विभावरी जागरी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बीती विभावरी, विभावरी माने होता है रात्रि। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये सखी रात बीत चुकी है, और बीती विभावरी जागरी, ए सखी अब उठ जाओ, जाग जाओ, और अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर माने क्या होता है? अंबर माने होता है आकाश। पनघट, पनघट में डूबो रही, यानी अंबर यानी आकाश पनघट की तरह है, डूबो रही। तारा घट उषा नागरी, तारा घट माने घड़ा होता है, तारा उषा नागरी, उषा माने होता है एक चतुर, नागरी माने चतुर, उषा माने उषा काल। उषा काल को एक स्त्री का रूप लेकर बताया गया है कि अंबर यानी आकाश रूपी पनघट पर वो अपने घड़ों को, तारा रूपी घड़ों को एक एक करके एक एक तारे अदृश्य हो रहे हैं, यानी वो चतुर स्त्री अपने घड़ों को यानी डुबो रही है। नीचे क्या है कि खग कुल 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 सा बोल रहा,
किस लय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। खग पक्षी, कुल परिवार, पक्षियों का परिवार, कुल 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 माने कलरव। जब सुबह होती है तो पक्षियों का संकेत होता है, पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं, कुल कुल की आवाज कर रहे हैं, कुल कुल सा बोल रहा, यानी कलरव हो रहा है चारों तरफ। प्रातः काल क्या होता है, पक्षियों का कलरव, यानी पक्षियों का परिवार कलरव करता हुआ दिखाई देता है। और किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय जो कोमल पेड़ पौधों की जो कोमल यानी जो अग्रभाग होता है, जो एकदम लाल युक्त होता है, किसलय उसी को कहते हैं जो बिल्कुल ही कोमल होता है। एक सखी दूसरे से कहती है क्या कि किसलय का अंचल डोल रहा, एक स्त्री का रूपक लिया गया है, इसलिए जो पौधों की कोमल किसलय है वो आंचल की तरह हिलने लगा है। जो मंद मंद हवा के झोंके चल रहे हैं उससे किसलय की पत्तियां यानी किसलय रूपी आंचल हिल रहा है। और लो ये लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। लताएं एक के ऊपर एक, लता मधु रूपी शहद से भरी हुई, एक के ऊपर एक रस से परिपूर्ण होकर के एकदम तैयार है। इसलिए हे सखी सुबह हो गई है और तुम अब उठ जाओ, जग जाओ और अपने कार्य में लग जाओ। इस प्रकार से ये आपका अर्थ हो गया। अब आइए लिखना हमें कैसे है। सबसे पहले जरूरी है अगर आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी बेटा तो जो चेक करने वाला होगा वो सर आपको अच्छा नंबर देंगे। अगर आपकी राइटिंग गंदी होगी तो तो आप कितना भी अच्छा लिखें लेकिन फिर भी नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक एक नंबर करके पूर्ण कर लेना है। इसके नीचे 5 प्रश्न आते हैं, जो कि पहला प्रश्न है आपका संदर्भ। तो संदर्भ में सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, संदर्भ कैसे लिखना है ये आपको बताए दे रहे हैं। संदर्भ कि कैसे हमें संदर्भ लिखना है इस प्रकार से लिखते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब संदर्भ कैसे लिखना है ये आपको मैं बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटे और मेरी बात को समझ लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हेडिंग मोटे पेन वाले या स्केच से जो भी हो आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे संदर्भ। ये आपका संदर्भ अलग होना चाहिए ताकि सब में मिला नहीं होना चाहिए। ये हेडिंग हो गई, मोटे पेन से आपको बता रहे हैं। अब यहां पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गीत को दोनों तरफ करेंगे। ये काम गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि जयशंकर प्रसाद
जीत हैं। ये आपका बेटा, ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। सुंदर अक्षरों में ऐसे लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका आता है प्रसंग का। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे बेटा, प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गीत में कवि प्रातः काल, प्रस्तुत गीत में कवि प्रातः काल के समय का वर्णन, प्रातः काल के समय का वर्णन करते हुए अपने जीवन में कुछ नया करने को बताया है। प्रस्तुत गीत में कवि प्रातः काल के समय का वर्णन करते हुए अपने जीवन में कुछ नया करने को बताया है और अपने जीवन में जग जाने को बताया है। इस प्रकार से प्रसंग हो गया। और इसके बाद में व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या को आपको अर्थ बता ही दिए हैं कि व्याख्या सुंदर अक्षरों में व्याख्या भी लिख देंगे। और व्याख्या में जो भी अर्थ बताया है ना ज्यादा बढ़ा कर लिख पाए तो वही आप समय के तर्क जैसे मैंने बताया है वैसे अगर लिख देंगे तो ये आपका 10 नंबर कोई काट नहीं सकता है। अब इसमें रस अलंकार रह गया। अलंकार में देखिए, सबसे पहले अलंकार देख लीजिए। अलंकार देखिए, बीती विभावरी में आपका अलंकार आता है, उसमें व्यंजनों की आवृत्ति आ रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाता है इससे संबंधित व्याख्या में, तो उस व्याख्या से संबंधित आप प्रश्न को लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया कि कई प्रश्न आ सकते हैं इस कविता के माध्यम से। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? एक प्रश्न आता है कि इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। प्रश्न अगला भी आ सकता है कि इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। मान लीजिए आ जाए कि इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है, तो आप उत्तर तुरंत लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कविता में बता दिया गया कि ये जागरण गीत है, सुबह का गीत है। और जितने भी पृथ्वी पर जो भी महामानव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको नए तरीके से, जैसे प्रातः काल होता है, सब कुछ नया होता है, चिड़िया चहचहाती हैं, सूरज निकलता है, कमल खिलते हैं, ऐसे सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। इसलिए बच्चों ये है प्रातः काल का वर्णन। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? इस काव्यांश में प्रातः काल का वर्णन किया गया है। उत्तर ऐसे लिखेंगे
कि इस काव्यांश में प्रातः काल का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपके यानी संदर्भ, प्रसंग, रस, छंद, अलंकार या ऐसे प्रश्न कि किस समय का वर्णन किया गया है, 5 प्रश्न आ सकते हैं और ये पांचों 2-2 नंबर के होंगे और ये पांचों प्रश्न आपको अगर कर लेंगे तो 10 नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार से और भी कई प्रश्न हैं आपको हम बताएंगे और आप लोग तुरंत इसको देख लीजिए। फिर देखिए, मान लीजिए आपको पेपर हल करना है तो सबसे पहले आपको मिलेंगे, पहला जो विकल्प में आता है प्रश्न गद्यांश से पूछा जाता है। हिंदी गद्य में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और पांचों 1-1 नंबर के होते हैं, 1-1 नंबर, और छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो कि भूमिका से भी लिए जाते हैं और भी तरह के प्रश्न पाठों से भी पूछ लिया जाता है। रचनाकार हैं, लेखक हैं। पहले गद्यांश गद्य में तो लेखक ही पूछे जाएंगे और जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है पद्यांश। पद्यांश में भी भूमिका से भी पूछे जाएंगे और रचयिता भी आ सकता है या कोई रचना भी आ सकती है, यानी उपन्यास है, जीवनी है या कहानी है, इसके भी यानी रचयिता आ सकते हैं। कविताओं के भी रचनाकार आ सकते हैं। तो 5 प्रश्न गद्यांश से और 5 प्रश्न पद्यांश से, दोनों मिलाकर के आपका 10 नंबर हो जाता है विकल्प में। और इसके बाद में अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आता है बेटा, 2 प्रश्न आते हैं, क और ख, 2 भाग आते हैं गद्यांश में। उस गद्यांश में आपको ये छांटना होता है कि कौन सा आसान है, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, क्योंकि हमें संदर्भ सहित उसका व्याख्या और प्रश्नोत्तर देना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये गद्य पाठ से किस पाठ से लिया गया है। आपका पहला पाठ क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप आप जानते हैं हिंदी गद्य में इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये पाठ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप 3 मुख्य अंगों से मिलकर बना है। पहला है पृथ्वी, पृथ्वी जन संस्कृत, पृथ्वी जन संस्कृत। आप लोग सुन लीजिए, ये पृथ्वी, जन और संस्कृत जो तीनों का अध्ययन जिसने कर लिया है, ये परीक्षा में बार बार आता है। जितनी भी बार देख लीजिए बोर्ड का पेपर उठा करके, इस पाठ से अवश्य आता है एक गद्यांश बेटा, तो इस पाठ से जरूर पढ़ लेना। यानी पृथ्वी, जन और संस्कृत। अगर ये पृथ्वी हमारी नहीं होती तो जन नहीं होता और जन नहीं होता तो संस्कृति नहीं होती और संस्कृति, ये तीनों मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, राष्ट्र का संपादन करते हैं। ये तीनों जब मिलते हैं आपस में तो राष्ट्र का स्वरूप बनता है, जो कि हमारे महान लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। इसी प्रकार से आपके और भी पाठ ले लीजिए। आपका पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और आपका पाठ है अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला पाठ है अशोक के फूल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में अवश्य एक ना एक प्रश्न इसमें से आएगा। गद्यांश में संदर्भ व्याख्या आएगी, जरूर आएगा। और इसी प्रकार से अगर पाठ 1 से और ज्यादा नहीं, हम तो वैसे 4 कहते हैं, लेकिन अगर 3 पाठ तक आपने लगातार पढ़ लिया तो गद्य में आपको कोई यानी अच्छे नंबर से रोक नहीं सकता है। ऐसे ही पद्य में आ जाइए। पद्य में पहला पाठ आपका क्या है? पहला पाठ है पवन दूतिका। पहला पाठ पवन दूतिका है और पवन दूतिका के बाद में आपका अगला पाठ है कैकेयी कांड का गीत और अगला पाठ भी ऐसे 3 पाठ तक अगर लगातार आप पढ़ लिए तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं बेटा। और अब इससे आगे कल वीडियो में आपको मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा देख करके आप लोग अपनी परीक्षा को सफल बनाएं, अच्छे से अच्छे अंकों से पास करें। धन्यवाद। जय।